नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 28 जून है और 28 जून की जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको काम में आने वाले हैं आरएएस के इंटरव्यू में। एईएन का जो इंटरव्यू होने वाला है, आरपीएससी का कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हो, उन्हीं के लिए मोस्टली मैं तैयार करती हूँ। इसके अलावा आरएएस मेंस के एग्ज़ाम में जो प्री की एग्ज़ाम है उसके लिए मैं कहूँगी कि सिर्फ प्री की एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, बट उसके लिए सिर्फ मेरे ही करंट अफेयर्स पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि मैं इतने फैक्चुअल क्वेश्चन कवर नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूँ और एक ऑप्शन का आंसर बता दूँ। मुझे मतलब कंसेप्ट क्लियर करना ही सही लगता है। और वही क्वेश्चन के अगर हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो 5 टॉपिक हमारे मेंस के या प्री के जो भी हमारे है सिलेबस में इंटरव्यू के लिए वो क्लियर हो जाए, है ना। उनसे मतलब कोई क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से उसको जस्टिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों आज पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे रफ़ाल विमान के बारे में। रफ़ाल डील जो हमने फ्रांस के साथ में करी थी उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि आज रफ़ाल के बारे में एक खबर आई है। तो खबर आई है तो मुझे लगा कि पूरा रफ़ाल हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिफेंस की बात होती है तो रफ़ाल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, तेजस की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आज हम रफ़ाल डिस्कस करेंगे, तेजस फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, आप सब लोग पूछते भी हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कि मैम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़े, तो ऐसे ही पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशल बुक मैं कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बोलूँगी। बस आप एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए और उसमें जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़ चैनल सुन रहे हो, कहीं भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई विमान से रिलेटेड कोई नया विमान लॉन्च हुआ है, उपग्रह लॉन्च हुआ है, कोई हमने खरीदा है कहीं से, कोई बड़ी डील करी है, कोई डील में घोटाला हुआ है, वो सब सारी खबरें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में लिख सकते हो, जो हमारे प्री में भी है और मेंस में भी थोड़ा बहुत आ जाता है ना। तो उसमें से लिख सकते हो और फिर वही खबरें बनती हैं, वही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अलग से स्पेशल किताबी क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स 2 चीज़ें मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि करंट अफेयर्स में आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि पुराने मिशन जो अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च किए थे उनके बारे में थोड़ा सा किसी भी कोचिंग के नोट्स खरीद लीजिए, वहाँ से वो हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों रफ़ाल विमान की बात करते हैं कि आखिर क्या है रफ़ाल विमान, किसने बनाया, किसने खरीदा, हम क्यों बात कर रहे हैं। तो फ्रांस की एक नामी कंपनी है द असॉल्ट एविएशन। तो याद रखिएगा दोस्तों, रफ़ाल विमान बिलोंग करते हैं फ्रांस से और फ्रांस की कंपनी भी याद रखना द असॉल्ट एविएशन से भारत ने 2016 में एक डील करी थी और 36 रफ़ाल खरीदने का समझौता किया था। इसमें से 21 विमान अब तक भारत को मिल चुके हैं। तो दोस्तों हमारी डील थी 36 रफ़ाल खरीदने की और हम अभी तक पा चुके हैं 21 रफ़ाल, ठीक है। तो 21 रफ़ाल हमें मिल चुके हैं। डील कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कितने टोटल खरीदने थे? 36 टोटल खरीदने थे, ठीक है। वर्तमान में 3 रफ़ाल विमानों ने बिना किसी रुके, आज की खबर ये थी पेपर में जो मैंने बीच में ली है कि वर्तमान में दोस्तों रफ़ाल मतलब फ्रांस के जो विमान हैं, तो अभी हमें तो बेच ही रही है फ्रांस, और भी बहुत सारे देशों को बेच रही है। तो फ्रांस के खुद के जो 3 रफ़ाल विमान हैं उन्होंने बिना रुके 12 घंटे में 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करी है और एक रिकॉर्ड बनाया है। विश्व में आज तक किसी भी विमान ने बिना रुके इतनी दूरी एक साथ तय नहीं की और एक रिकॉर्ड बनाया है। और हम इस रिकॉर्ड को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम भी रफ़ाल विमान खरीद रहे हैं, हमारी सेना भी आज रफ़ाल विमान यूज कर रही है। तो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है रफ़ाल के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है। न्यूज़ ये आई थी और इसके लिए मैंने पूरा रफ़ाल क्लियर किया है। तो रफ़ाल की बात करें दोस्तों, जैसे कि कई बार तेजस की विशेषताएं पूछ ली जाती है, रफ़ाल की विशेषताएं पूछ ली जाती है, हैमर की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। ये हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो रफ़ाल की बात करें कि रफ़ाल की कुछ विशेषताएं बताइए। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि रफ़ाल लिख देंगे, बस रफ़ाल और 50 वर्ड्स लिखना है हमको। तो उसमें हम यही लिखेंगे कि रफ़ाल एक फाइटर जेट होता है, फाइटर जेट है जो हमने फ्रांस के द एविएशन कंपनी से ख़रीदा है। 2016 में एक डील करी है जिसमें 36 रफ़ाल मिलने थे और अब तक 21 हमको मिल चुके हैं। और रफ़ाल विमान की कुछ विशेषताएं निम्न तरह से हैं और फिर हमें विशेषताएं देनी पड़ेंगे। इसी तरह से हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रफ़ाल क्या है, तो हम कहेंगे फाइटर जेट है। तो फिर पूछेंगे क्यों चर्चा में है, तो हम कहेंगे सर अभी ये रिकॉर्ड बना है इसलिए चर्चा में है। फिर अगर पूछा जाए कि इसकी 2-4 विशेषताएं बताइए, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार, तो हमें विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले विशेषता तो यही है, 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। इसमें 2 इंजन है और फाइटर जेट लड़ाकू विमान है, ठीक है। रफ़ाल जेट कई हथियारों को कैरी करने में
में सक्षम है। यह परमाणु हथियारों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। बहुत सारे हथियार रफाल विमान लेकर चल सकता है और इवन परमाणु हथियार भी लेकर चल सकता है। यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली सक्षम स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल के वेपन पैकेजेज में प्रमुख है। तो हाँ, आपको मतलब इन मिसाइल्स का नाम नहीं भी याद रखो तो ये रखिए कि रफाल जो है एयर टू एयर मिसाइल और मतलब ज़मीन से हवा, एयर टू लैंड मिसाइल है ना, हवा से ज़मीन वाली मिसाइल दोनों को कैरी करने में सक्षम है ना। ये इसके वेपन में आते हैं, मतलब ये रफाल में होते हैं। ठीक है, रफाल के स्कैल्प मिसाइल के रेंज 300 किलोमीटर है और मिसाइल सिस्टम्स के अलावा रफाल जेट्स में कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस से लैस भी होंगे। हमारे जो इंडिया में आएंगे दोस्तों, उसमें इंडिया के स्पेसिफिक बहुत सारे मॉडिफिकेशन इन रफाल्स में किए गए हैं। इनमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं। इजरायली हेलमेट यूज़ किए गए हैं पायलट्स के लिए। ठीक है, रडार वार्निंग रिसीवर्स, अगर कोई भी रडार उसके मतलब पकड़ में कुछ आता है तो उसके लिए पहले से वार्निंग दे देता है ना। तो वैसे रिसीवर्स भी होंगे, लो बैंड जैमर्स होंगे, इसमें 10 घंटे की फ़्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग भी रखेगा ये, और इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम आदि इसमें होंगे। तो दोस्तों ये मतलब विशेषताएं तो मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती कि इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी से तो हम भी जानकार नहीं हैं, लेकिन हमें 2-4 विशेषताएं रटनी होती हैं ताकि अगर मेंस में आ जाए या फिर प्री में पूछ लिया जाए रफाल से संबंधित निम्न कथन सत्य हैं, और फिर 4 कथन देंगे। ये नहीं पूछेंगे आप रफाल विमान कहाँ से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं प्री में भी 4 ऑप्शंस, और वो 4 ऑप्शंस भी 4 क्वेश्चन के बराबर ही होते हैं, वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर वैसा क्वेश्चन आए तो भी हमें कुछ विशेषताएं इसमें पता होनी चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। रफाल विमान की भार वाहन क्षमता है 9500 किलोग्राम है, 9500 किलोग्राम वजन यह सह सकता है, और अधिकतम इसकी 24,500 किलोग्राम वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। नॉर्मली 9500 और अधिकतम यह 24,500 किलोग्राम तक के वजन को लेकर दोस्तों 60 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। रफाल 15.27 मीटर लंबा है, 5.3 मीटर ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 17,000 किलोग्राम है, और रफाल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रफाल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। रफाल की रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकती है। मतलब इसकी रडार जो होती है वो 100 किलोमीटर तक काम करती है और एक बार में 40 टारगेट का पता हमें दे सकती है। इससे दुश्मन के विमान का पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी। मतलब दुश्मन के विमान को पता नहीं चल पाएगा, उससे पहले रडार ये जो रफाल है ये हमें सूचना दे देगा और भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं रफाल में पाई जाती हैं। आप इनमें से चाहे जो 5 विशेषताएं याद कर सकते हो, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 5 तो आप याद ही कर लेना। जो ईजी लगे अपने ईजी वर्ड्स में लिख लेना, और एक 50 वर्ड्स का क्वेश्चन रफाल से बना लेना, ताकि मेंस में आए तो 50 वर्ड्स बोल सके, प्री में आए तो 5 लाइन बोल सके, और अगर मतलब इंटरव्यू में आए तो 5 लाइन बोल सके, और प्री में आए तो 5 सेंटेंस जो भी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप थोड़ा सा उसको क्लियर कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधायक राशि कोष है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को कुछ राशि दी जाती है। जिस तरह से एमपी लेड होता है, एमपी लेड क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, एमपी लेड तो आप सबने सुना होगा। तो जिस तरह से एमपी लेड होता है वो संसद के सदस्यों को दिया जाता है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों कि जो हमारे विधायक होते हैं, जो राज्यों के विधायक होते हैं, उनको भी कुछ राशि दी जाती है, जिसे बोलते हैं विधायक राशि कोष। तो आज हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में। पहले कितनी राशि दी जाती थी, अब कितनी राशि दी जा रही है, और हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में आज। तो सारी जानकारी, और बिकॉज राजस्थान से रिलेटेड खबर है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रदेश के विधायक कोष जो है, मतलब हमारे जो कितने विधायक हैं, हमारे 200 विधायक हैं। विधायक मतलब विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है, 200 है, तो 200 विधायक चुने जाएंगे ना। तो 200 विधायक हैं, तो 200 विधायकों को 2.25 करोड़ रुपए सालाना से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई थी। पिछले साल की बात है कि पहले विधायकों को दोस्तों 2.25 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब इनको 5 करोड़ रुपए मिलने लग गए हैं। ठीक है, विधायकों की बात हो रही है, अब 5 करोड़ रुपए इनको देने लग गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी दी है, और सीएम गहलोत ने राज्य बजट में विधायक कोष की राशि बढ़ाए जाने की घोषणा भी की है। विधायक अब अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए सालाना विकास के कार्य करवा सकेंगे। ये राशि विधायकों को मिलती क्यों है? ये मिलती है कि वो जिस एरिया से विधायक हैं उस एरिया के लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सके, इसलिए उन्हें राशि मिलती है। पहले
पहले उन्हें 2.25 करोड़ रुपए मिलते थे और अब इन्हें मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। हालांकि कोविड के चलते उपजी परिस्थितियों में इस साल के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 18 से 45 वर्ग की आयु वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण के लिए विधायक कोष से 600 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब दोस्तों वैसे तो 5-5 करोड़ रुपए मिलने लग गए प्रत्येक विधायक को, तो 200 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, तो सोचिए कितने करोड़ हो गए, 1000 करोड़ हो गए ना। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब कोविड की वजह से आपको पता है सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक है, पहले केंद्र सरकार ने जिम्मा लिया था कि टीका हम लगाएंगे। ठीक है, फिर बीच में केंद्र सरकार ने धोखा दे दिया, बोला नहीं टीका तुम लगाओ, है ना, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर भी 45 ईयर से ऊपर के लोगों को तो केंद्र सरकार मुफ्त टीकाकरण कर रही है ना, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने क्या कर दिया कि 18 से 45 वर्ग की आयु वर्ग के सभी लोगों को भी मुफ्त टीकाकरण किया जाए, और ये जिम्मेदारी राज्यों को दे दी कि भाई आप अपना मैनेज करो, हमारे पास नहीं है पैसे, लेकिन हमारा ऑर्डर है कि 18 से 35 वर्ग के लोगों को भी टीकाकरण दो आप, और मुफ्त में टीकाकरण दो। ठीक है, पैसे कहाँ से बिलाओ, हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद में अब हमारी राज्य सरकार को सोचना पड़ा कि पैसे भाई लाएं कहाँ से। इतने पैसे सरकार के पास में भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनकम कुछ हो नहीं रही है 2 साल से, और खर्च इतने ज़्यादा हो रहे हैं कोरोना की वजह से। तो सरकार ने किया क्या है, सरकार ने ये किया कि भाई 5-5 करोड़ रुपए जो इन विधायकों को दिए जा रहे थे, 200 विधायकों को 5-5 करोड़ मतलब 1000 करोड़ रुपये सरकार ने दिए थे, मतलब इनके कोष में होते हैं, और इनको जब भी खर्च करना होता है तो ये 5 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकते हैं अधिकतम अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार ने इन विधायकों को बोला कि भाई तुम अपने इस कोष में से ना 3-3 करोड़ रुपए हमें दो, क्योंकि भाई ठीक है, मतलब 18 से 35 वाले लोग तो हर मतलब मेंबर ऑफ ये जो है विधायक है उसके एरिया में ही आएंगे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करो कि 3-3 करोड़ रुपए आप हमें दो। ठीक है, तो 3-3 करोड़ रुपए 200 विधायक दे रहे हैं, तो कितने हो गए, 600 करोड़ रुपए, है ना। तो 600 करोड़ रुपए इनसे वापस ले लिए गए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए पहले दिए जाते थे, लेकिन अब 5 करोड़ रुपए दिए जाने लगे। लेकिन अभी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां खराब हुई हैं, उसकी वजह से 3-3 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को 18 से 45 वर्ग के जो भी लोगों के टीकाकरण के लिए, मतलब गहलोत सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार, गहलोत सरकार ने मतलब ले लिए कि एक बार को आप ये पैसे हमें दो, और हम इसे 18 से 45 वर्ग का लोगों का टीकाकरण करेंगे। और ये कैबिनेट की और इनके आपसी समझ की बात होती है, और सभी विधायकों ने सहयोग भी किया और सभी विधायकों ने अपने पैसे दिए भी। ठीक है, 600 करोड़ रुपए दे दिए। अब सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को इसकी मंजूरी दे दी, और प्रत्येक विधानसभा, ये खबर मतलब पुरानी है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में समझा रही हूँ कि 5 करोड़ राशि में से 3 करोड़ रुपए 18 से 45 वर्ग के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण के लिए दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब 200 करोड़ रुपए विधायकों के हिसाब से, 200 विधायकों के हिसाब से ये राशि कितनी हो गई, 600 करोड़ हो गई, क्योंकि 3-3 करोड़ एक विधायक दे रहा है, टोटल विधायक का 200, तो 200 × 3 600 हो गई। ठीक है, तो राज्य स्तर पर इसे, ये जो 600 करोड़ रुपए है, इसे सीएम रिलीफ फंड वैक्सीनेशन कोष अकाउंट में जमा करा दी जाएगी, है ना, मतलब अभी करा दी गई है। जिस तरह से पीएम केयर फंड है ना, वैसे ही हर मतलब अपने जो राजस्थान में सीएम रिलीफ फंड है, जो कोरोना पे वैक्सीनेशन के लिए खर्चा हो रहा है, वो सीएम रिलीफ फंड में से ही हो रहा है। तो ये जो 600 करोड़ रुपए विधायकों से वापस लिए, ये सीएम रिलीफ फंड में जमा करवा दिए। ठीक है, अब 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए तो फ्री वैक्सीनेशन के दिए जाने के पश्चात अब विधायक के पास में कितने रहे, 2 करोड़ रुपए रहे। पहले 2.25 करोड़ होते थे, बट इस बार 2 करोड़ रुपए ही बच गए इनके पास में, है ना। इसमें से भी 1 करोड़ रुपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़े आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कार्यों में खर्च की जाएगी, लाइक विधायक उपकरण भवन, आदर्श सीएचसी की स्थापना आदि कार्यों के लिए। अब जो 2 करोड़ बची है ना, इनमें से भी दोस्तों 1-1 करोड़ रुपए इनको चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाने के लिए अपने एरिया में ज़रूरी है कि 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उस 1 करोड़ रुपए से चाहे आप हॉस्पिटल बनवाओ, चाहे पुराने हॉस्पिटल्स का सुधार करो, चाहे आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा के लिए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो 2 करोड़ बचे थे, 2 करोड़ में से भी 1 करोड़ रुपए चिकित्सा राशि खर्च की जाएगी। ठीक है, अब कितने बचे, 1 करोड़ बचे। वहीं 1 करोड़ में से अब 25 लाख रुपए की राशि कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के कार्यों पर खर्च की जा सकेगी, जैसे कि राज्य में सरकार की ओर से कर्फ्यू, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद तबके को भोजन आदि के लिए राशि खर्च की जाएगी। अब 1 करोड़ रुपए बचे, 1 करोड़ रुपए में से भी 25 लाख रुपए प्रत्येक विधायक को, जो लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान सरकार को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं ना। कैसे कैसे कि भाई भूखे लोग हैं, उनको खाना देना, है ना, और कुछ लोगों को सरकार पैसे भी दे रही है, कई को 3500 रुपये दे रही है, किसी को 1000 रुपये दे रही है ना। इन सब चीज़ों के लिए 25-25 लाख रुपए जरूरी हैं कि कर्फ्यू, लॉकडाउन और ये जो
लगे है जन अनुशासन पखवाड़ा, इसमें जिन भी लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद के लिए 25-25 लाख रुपए प्रत्येक विधायक को खर्च करने होंगे, है ना। तो अब 25-25 लाख रुपए ये खर्च कर दिया, अब 75 लाख रुपए बचे उनके पास। तो यह राशि भी राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोविड कोष में जमा करा सकेंगे। तो ये जो 25 लाख रुपए ये भी विधायकों को नहीं दिए गए, ये भी मुख्यमंत्री सहायता कोविड कोष में उनको जमा करवाने होंगे और इसी कोष के द्वारा फिर ज़रूरतमंद तबकों की मदद की जा रही है। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर है जिनका रोजगार छिन गया, उनको सरकार 1000 रुपये दे रही है, और जो कोई लोक कलाकार है उनको 3500 रुपये सरकार दे रही है कि भाई उनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं बचा, तो उनके पास भी कुछ पैसे तो होने चाहिए, बिकॉज लॉकडाउन लगाया, कर्फ्यू लगाया, जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया, तो कमाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, कुछ लोगों को भोजन, कोई भी भूखा ना सोए अभियान ये सब चला रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं, है ना, इन सब के लिए भी तो पैसे खर्च होते हैं। तो ये 25 लाख रुपए इधर ले लिए। अब उनके पास कितने बचे? सिर्फ 75 लाख रुपए बचे। तो ये जो 75 लाख रुपए हैं दोस्तों, तो इस प्रकार विधायक 5 करोड़ राशि में से 75 लाख ही अपनी अनुशंसा के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। मतलब पहले उन्हें 2.25 करोड़ रुपए मिल रहे थे, 2.25 करोड़ रुपए को वो चाहे अपने एरिया में चाहे जैसा डेवलपमेंट कर सकते थे। अब उन्हें 5 करोड़ मिलने थे, लेकिन 5 करोड़ में से इस बार उनके पास बचे कितने? 75 लाख रुपए। तो उनको अपने इलाके में एक हैंडपंप लगवाना है, उनको अपने इलाके में एक स्कूल खुलवानी है, उनको अपने इलाके में कोई सरकारी धर्मशाला बनवानी है, उसके लिए उनके पास सिर्फ बचे हैं 75 लाख रुपए बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन, है ना, कोरोना सिचुएशन की वजह से। और अब यही राशि स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोग ली जा सकेगी। और गौरतलब है कि सरकार ने 18 से 45 वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, और इसमें करीब इस आयु वर्ग के 4 करोड़ लोग हैं। जो 18 से 45 वर्ग के लोग कितने हैं? लगभग 4 करोड़ लोग हैं। और निःशुल्क टीकाकरण के लिए आपको पता है सरकार करीब 2,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रही है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन मतलब 5 करोड़ रुपए विधायकों को मिले और उसमें से उनके पास बचे हैं 75 लाख रुपए। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ खबर, अब आगे पता चलेगा कि ये खबर मैं आपको क्यों बताई, ये सारी डिटेल मैंने आपको क्यों बताई। अब विधायक कोष जो है दोस्तों, ये 5 करोड़ रुपए जो इनको मिल रहे हैं, वो पहले 2.5 करोड़ ही मिलते थे, 2.25 करोड़ ही मिलते थे। उनका एक नियम होता है कि यह राशि नॉन लैप्सेबल फंड होती है। तो नॉन लैप्सेबल मैंने पहले भी बताया था आपको, नॉन लैप्सेबल क्या होती है। नॉन लैप्सेबल ऐसा फंड होता है जो एक बार दे दिया ना, नॉन लैप्सेबल की बात अगर आपने मेरा निर्भया फंड वाला जो मेंस आंसर राइटिंग करी थी वो वाला वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने बोला था निर्भया फंड भी नॉन लैप्सेबल होता है। नॉन लैप्सेबल मतलब एक बार सरकार ने 1000 करोड़ रुपए इनको दे दिए, मतलब 2.25 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। अब ये 2.25 करोड़ रुपए ये 5 साल में चाहे खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन अगर ये खर्च नहीं कर रहे हैं तो ये राशि सरकार के पास में नहीं जाएगी, ये राशि उसी विधायक कोष में पड़ी रहेगी। मतलब वो लैप्स नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। आगे कोई 5 साल बाद में विधायक आएगा, उसके पैसे बच गए, वो भी उसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। मतलब वो लैप्स नहीं होता है, वो पैसा उसी कोष में पड़ा रहता है। तो विधायक कोष भी ऐसा ही नॉन लैप्सेबल फंड है कि एक बार विधायक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी यह राशि समाप्त नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसे तो जैसे तो कि दूसरा मान लो एक को 2.25 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है, एक विधायक को, उसने खर्च किए हैं 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए मतलब पहले से बच गए उसके पास में, ठीक है। अब दूसरा विधायक आया, उसको 2.25 करोड़ रुपए मिल गए, तो आप सोच रहे हो कि इसको तो खर्च करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए हो गए, लेकिन हो तो गए 2.5 करोड़ रुपए, लेकिन ये खर्च करने के लिए उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। उसे पहले सैंक्शन करवाना पड़ता है कि वह ये पैसे खर्च करेगा तो किस किस प्रोजेक्ट पे खर्च करेगा, और उसकी पूरी ऑडिटिंग होती है, उसके बाद ही ये पैसा उन लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये जो नॉन लैप्सेबल फंड है ये मिलता कब है? या सरकार की मंजूरी के पश्चात ही मिलता है। अब पिछले दिनों में दोस्तों हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है उसने ना डाटा वाटा चेक किए और उन्हें पता चला कि जो 181 विधानसभा क्षेत्र है, टोटल 200 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें से अब तक 181 विधानसभा क्षेत्रों के डाटा चेक किए गए और इसमें 209.5 करोड़ रुपए 209.5 करोड़ रुपए मतलब इतने पैसे पड़े हैं जो खर्च नहीं हुए हैं। जो नॉन लैप्सेबल फंड है जो पड़ा रहता है, तो आज तक मतलब जितनी राशि खर्च की गई थी, दी गई थी इन लोगों को 2.25 करोड़ रुपए, उसमें से मतलब ये सारे पैसे इकट्ठा होके 181 क्षेत्रों में 209.5 करोड़ रुपए बचत पड़े हैं, मतलब बचे हुए पड़े हैं उस फंड में। तो दोस्तों क्योंकि इस बार विधायकों के पास पैसे कम थे, तो विपक्ष को भी इस बात का पता चला, तो विपक्ष ने और सारे विधायकों ने मिलकर डिमांड
डिमांड करी है कि सरकार से यह राशि मतलब वापस मांगी है, ये वापस मांगी है, इसको हटा देना, सरकार से यह राशि वापस मांगी है कि भाई ये 209 करोड़ रुपए हमारे पहले से बचे हुए पड़े ही हैं इस कोष में, तो क्यों ना ये हमें दे दिए जाए ताकि हम अपने राज्य एरिया का डेवलपमेंट कर सके। और सरकार ने अब यह बात मान भी ली है। और ये जो 200 अब ये जो बचे तो मतलब 181 विधायकों के ही चेक हुआ है, अभी विधायक क्षेत्रों का ही चेक हुआ है, बाकी का चेक नहीं हुआ, उसमें से भी कुछ पैसे निकलेंगे। लेकिन जो ये 209 करोड़ रुपए है उसमें से अब 1-1 करोड़ रुपए और विधायकों को दिए जाएंगे। ये गहलोत सरकार ने बात मान भी ली है, हमारे सीएम ने। तो मतलब उनके पास 75 लाख रुपए ही बचे थे, लेकिन अब सरकार ने यह बात मान ली है क्योंकि पहले से पैसे पड़े हुए थे 209 करोड़ रुपए, तो उसमें से 1-1 करोड़ रुपए इन सभी विधायकों को 200 के 200 विधायकों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इसमें से। तो ये पूरी खबर थी। अभी मतलब खबर ये थी कि भाई इन लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे और सरकार ने यह डिमांड मांग भी ली है, तो अब हमारे विधायकों के पास अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए कुछ ज़्यादा पैसे रहेंगे। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दे दी है कि भाई क्या होता है, कैसे खर्च होते हैं, किस तरह से खर्च होते हैं, पहले कितने थे अब कैसे हैं, क्या किस तरह का फंड होता है, फंड की मतलब खर्च करने के लिए किसकी परमिशन होती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अगर विधायक कोष में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये 5-6 खबर थी जो मैंने अलग अलग जगह से ली और उनको फिर मर्ज करके आपके सामने पेश किया है, तो इससे डिटेल में मुझे नहीं लगता ये कहीं भी आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन योजना, एक नई योजना स्कीम बोल सकते हैं, वो लॉन्च हुई है। इसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन योजना। कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है और हमारे 15 जून को ही लॉन्च हुई है, कुछ भी दिन क्या। हमारे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, इंटरव्यू नहीं तो मेंस में आपको पता है योजनाएं आती है। कुछ लोग जैसे मुझे पूछ भी रहे थे, मैडम जनजातियों से संबंधित योजनाएँ बता दीजिए एक जगह, तो इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हो। ये भी जनजातीय क्षेत्र की ही योजना है और हमारे मेंस में भी पूछी जाती है। पिछली बार स्वास्थ्य क्षेत्र से योजनाएं पूछी गई थी, इस बार हो सकता है ट्राइबल एरिया की योजनाएं पूछ ली जाए, है ना। और प्री में भी आपको पता है योजनाओं से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, तो प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं ये योजना क्या है। संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अपने अर्जुन मुंडा। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं कौन, वो हैं अर्जुन मुंडा। उन्होंने मंगलवार को ही संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन का शुभारंभ किया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक ट्वीट करके इस मिशन के बारे में जानकारी दी और उन्होंने ट्राइफेड की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को भी ट्वीट करके जानकारी दी। इस लाइन से मेरा मतलब ये था कि आपको ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का पता चल जाए, वो अर्जुन मुंडा है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि ये योजना है क्या। इस योजना के माध्यम से ट्राइफेड का उद्देश्य, जो ट्राइफेड हमारी संस्था है दोस्तों, वो ट्राइबल एरिया के विकास के लिए ही काम करती है। तो ट्राइफेड का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपने संचालन का विस्तार करना और मिशन मोड में विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू करना है। कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है जो आदिवासियों तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं को मर्ज करके, है ना, आदिवासियों के लाभ के लिए उन तक पहुंचाना इन योजनाओं को, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अब इस मिशन के तहत किया क्या गया है। इस मिशन के तहत 50,000 वंधन के विकास केंद्र, 3,000 हाट बाजार खोले जाएंगे, 600 गोदाम बनाए जाएंगे, 200 मिनी ट्राई फूड यूनिट्स खोली जाएंगी, 100 कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ट्राई फूड पार्क हो गया, स्कीम फॉर रेगेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स, ट्राइबल रिटेल स्टोर, ट्राई फूड, ट्राइब्स इंडिया ब्रांडों और इकोनॉमिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लक्षित। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जनजातियों के विकास के लिए जो भी जनजातीय वाले इलाके हैं ना, कहीं पे छोटा सा मेगा बाजार बना दिया, कहीं पे एक पार्क बना दिया जहाँ पे ये लोग अपनी चीज़ें बेच सके, खरीद सके। ठीक है, इनकी जो चीज़ें हैं, जैसे ये हैंडवर्क बहुत अच्छा करते हैं, है ना, कोई मतलब पोट्री बहुत अच्छी बनाते हैं, तो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए इनको विभिन्न तरह के मतलब प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि इनको सुविधाएँ मिले भी और इनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको बाजार भी मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए की गई है, आप देख सकते हो। और ट्राई फिर ये रहने दीजिए वंधन। इसके साथ ही दोस्तों ये योजना, इसमें ये काम किए गए हैं, आप 3-4 नाम इसमें से याद कर लेना कि भाई 50 वंधन विकास केंद्र खोले गए हैं, 3,000 हाट बाजार खोले गए हैं, है ना, रिटेल स्टोर, ट्राइबल इंडिया रिटेल स्टोर खोले गए हैं, इंडिया ट्राइब्स इंडिया ब्रांड बनाए गए हैं। ऐसे 4-5 नाम याद कर लेना। ये नाम अगर इंटरव्यू में भी ट्राइब से रिलेटेड कोई बात पूछी जाती है ना, तो ऐसे नाम बोलते हैं तो थोड़ा सा ऐसे इफेक्चुअल लगता है क्वेश्चन कि हाँ अच्छा तैयार कर रखा है बच्चे ने। और इसके साथ ही दोस्तों ये वंधन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बनाया गया है ना, ताकि ऑनलाइन वंधन प्रस्ताव प्राप्त करें और उनको संसाधित और
संसाधित और डिज़ाइन कर सके। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। बस इस योजना का, कई बार योजना का नाम दे दिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इस योजना का नाम सुना है, तो हमने अगर सुना हो तो 2-4 लाइन्स हमें पता होनी चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड, बिकॉज ये राजस्थान सरकार की न्यूज़ है और राजस्थान सरकार की सारी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजस्थान सरकार संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए, इसका नाम आप समझ रहे हो, वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड। अब तक तो हम राजस्थान बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ रहे थे, अब वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड। तो राजस्थान सरकार संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही वैदिक शिक्षा और संस्कृत बोर्ड, नाम से पता चल रहा होगा कि वैदिक शिक्षा को और हमारे जो संस्कृत के शास्त्र हैं, वेद हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक पूरा बोर्ड स्थापित कर रही है। राजस्थान ने संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री, हमारे संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, सुभाष गर्ग, उन्होंने बताया कि आगामी 4-5 महीनों में बोर्ड बनने की संभावना है और बोर्ड के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली को परिभाषित करने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। और गर्ग ने संवाददाताओं को कहा कि चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो या स्कूल, वर्तमान में सरकार ने, ये भाजपा के मुकाबले ये रहने दीजिए। इसके लिए दोस्तों ये आप मुख्यमंत्री का कोटेशन याद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि छात्रों को वेदों पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें देश की शानदार परंपराओं को आत्मसात करने में सक्षम करने के लिए बोर्ड की स्थापना और के काम में तेजी लाई जाएगी। तो बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि वेदों पर हमारे जो छात्र हैं वो शोध करें, हमारी परंपराओं को आत्मसात करें, उन्हें विदेशों तक पहुंचाएं, उन पर रिसर्च करें, उनके महत्व को जानें। तो ये उनका उद्देश्य। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने, ये कांग्रेस सरकार वगैरह तो आप रहने दीजिए, सरकार वगैरह तो कहीं मत लगाना आप। गहलोत ने जयपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वेद सुशासन के सिद्धांतों का खजाना है, इन सिद्धांतों को अपनाकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। हमारे लिए मतलब इतना है दोस्तों कि हमसे अगर पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि ये क्या है, मतलब वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड क्या है, अगर हमने नाम ही नहीं सुना होगा तो हम कहाँ से बताएंगे। और इंटरव्यू में क्या, मेंस में भी 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम बता सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा में वादा किया था कि हम एक ऐसा बोर्ड बनाएंगे, जिसके तहत हमारे एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें हमारे संस्कृत शिक्षा मंत्री हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले 5-6 महीनों में ऐसा बोर्ड बन जाएगा। और इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य हमारे संस्कृत के जो शास्त्र हैं और वेदों का ज्ञान प्राप्त करें, हमारी नई पीढ़ी उनको पुनर्जीवित करें, आत्मसात करें और उनका प्रचार प्रसार विदेशों तक करें, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब दोस्तों नाटो का एक शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में। तो नाटो हालांकि हमारा इंडिया रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन G7 में आपको याद है G7 में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि G7 में की गई 4-5 मतलब घोषणाएं बताइए कि क्या इसमें काम हुए, है ना। तो वैसे ही नाटो का अभी मतलब परसों ही ये सम्मेलन हुआ आई थिंक, तो अभी हुआ है, इसलिए हमसे पूछा जा सकता है कि भाई नाटो में क्या क्या कार्य किए गए और उसमें चाइना से रिलेटेड कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। और चाइना की जहाँ बात आती है, हमारा पड़ोसी देश है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, तो अमेरिका भी चाइना का दुश्मन और इंडिया भी, मतलब हमारी भी दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, दोस्त हो गया। तो इसलिए हमारे चाइना से मतलब, और रसिया से हमारे रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं चल रहे, वो भी इसी रीज़न से, क्योंकि रसिया और चाइना बहुत क्लोज आ रहे हैं। और क्योंकि हमारा चाइना से, आपको पता है चाइना हमसे हमेशा कुचरनी, जैसे मैं बोलती हूँ, कुचरनी करता ही रहता है, तो इसलिए। और अमेरिका जो है चाइना के विरोध में चल रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो थे वो तो बहुत ही चाइना को ऐसे आड़े हाथों लेके चलते थे, खुलेआम चाइना को चेतावनी देते थे। हालांकि बाइडेन सरकार भी चाइना के खिलाफ बढ़िया एक्शन ले रही है, तो चाइना के खिलाफ इसमें कुछ बातें हुई है, इसलिए हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा हम जान लें कि क्या है नाटो। और इसके साथ ही जब ये नाटो की बात ही चल गई तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जान लेंगे। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो के मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों सम्मेलन हुआ है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी। नाटो का कौन सा सम्मेलन था, 31वां। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में भी आयोजित किया गया था। तो नाटो में सदस्य कितने हैं, 30। ठीक है। अभी सम्मेलन हुआ क्या है, कहाँ है, ब्रुसेल्स में।
ठीक है। और कौन सा सम्मेलन है 31वां, और नाटो की फुल फॉर्म क्या है, ये 4 ही चीज़ें इस पैराग्राफ में से याद रखनी है। अब दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ मिलकर जर्मनी के हिटलर से लड़े थे। आपको पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने मिलकर लड़े थे, किससे, जर्मनी के हिटलर से। किंतु 1945 का युद्ध का अंत होते ही जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप का बंटवारा हो गया, और पूर्वी यूरोप में जिन देशों को सोवियत संघ लाल सेना ने हिटलर के कब्जे से मुक्ति दिलाई, वहाँ कम्युनिस्ट सरकारें बनी। देखो हिटलर से तो मिलकर लड़ रहे थे अमेरिका और जो रसिया है, लेकिन जैसे ही हिटलर का अंत हुआ और यूरोप का बंटवारा हुआ तो दोस्तों दोनों में संघर्ष छिड़ गया, अमेरिका में और रसिया में। दोनों क्या चाहते थे कि अमेरिका था पूंजीवादी देश और रसिया था कम्युनिस्ट, तो रसिया चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिज्म को फॉलो करें देश जो नए स्वतंत्र हो रहे हैं, और अमेरिका चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करे, पूंजीवाद को फॉलो करे। बस यहीं से फिर शीत युद्ध शुरू हुआ और यहीं से गुटों का जन्म हुआ। तो कम्युनिस्ट सरकारें बने, ऐसा रसिया चाहता था। पश्चिमी यूरोप के जिन देशों को अमेरिका और ब्रिटेन ने मुक्ति दिलाई थी, वहाँ पूंजीवाद की लोकतांत्रिक सरकारें बनी। दोनों विचारधाराओं के बीच पुराना टकराव फिर से शुरू हो गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस शीत युद्ध का अंत जर्मनी और यूरोप के विभाजन के प्रतीक बर्लिन दीवार नवंबर 1989 में गिरते ही हो गया था, और 15 देशों वाले कम्युनिस्ट संघ सहित पूर्वी यूरोप के सभी कम्युनिस्ट सरकारों के पतन के साथ हुआ। सोवियत संघ के विघटन से शेष बचे रूस को छोड़कर उस समय लगभग सभी कम्युनिस्ट देश नाटो के सदस्य बन गए थे। दोस्तों जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उस समय कुछ देश ही रूस की तरफ गए थे, बाकी ज़्यादातर देश नाटो में उस समय शामिल हो गए थे। ठीक है, अब जो नाटो नेताओं की वार्ता हुई है तो उसमें नाटो नेताओं ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य के बारे में निर्णय लिए। नाटो में एक एजेंडा आया है जिसको नाम दिया गया है 2030 एजेंडा। इसके लिए कुछ ठोस उपाय करने पर भी सहमति बनी और चर्चा इन विषयों पर की गई। अगर हम चर्चा की बात करें कि नाटो में किन किन विषयों पर चर्चा हुई, तो भू रणनीतिक वातावरण, उभरती प्रौद्योगिकी, सामूहिक रक्षा, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा बदलने में नाटो की भूमिका। तो ऐसे नाम आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, मेंस में, आंसर राइटिंग में। तो ऐसे नाम जितने ज़्यादा आप अपने हाथ से कॉपी में लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल सुधरती जाएंगी। तो ये नाम दोस्तों इस तरह से कि उभरती प्रौद्योगिकी पे बातचीत की, भू रणनीतिक वातावरण पे बातचीत की, सामूहिक सुरक्षा पे बातचीत की, जलवायु परिवर्तन, हर एक संधि, हर एक समझौते में ऐसी ही बातें होती है। तो ये आप कॉमनली हर एक समझौते में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात हुई है नाटो में। ठीक है, अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो और चीन के बीच में एक बार फिर से यहाँ पे तनाव बढ़ गया है। अब नाटो और चाइना के बीच में तनाव यहाँ पे बढ़ा है। तो ब्रुसेल्स में जो सम्मेलन हुआ उसमें नेताओं ने घोषणा करते हुए कहा था कि चीन सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। खुलेआम चीन के लिए बोला गया कि चीन जो है वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। नाटो ने अपने बयान में यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को कमतर करने के लिए यह काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चीन जो है वो हमारे जो सामुद्रिक नियम है उनका पालन नहीं करता। कभी हिंद महासागर में आकर छेड़छाड़ करता है, तो कभी जो अपने आसपास के द्वीप हैं उन पे अपना अधिकार जमाने लगता है ना। तो चीन के लिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका पालन चीन नहीं कर रहा है, ये इसमें कहा गया। और इसी का जवाब देते हुए फिर चीन ने भी दोस्तों अपना बाद में एक बयान जारी किया था कि वह शांति के लिए ही काम करता है और अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऑब्वियसली चीन शांति के लिए काम नहीं करता, ये हम सबको क्या पूरी दुनिया को पता है, लेकिन चीन हमेशा अपनी वही पुरानी राग लापता रहता है। तो नाटो के नेताओं ने अपने बयान में चीन के लक्ष्य और दबाव बनाने के व्यवहार ने नियमों और आधारित वैश्विक व्यवस्था के समक्ष चुनौती पेश कर दी है, और गठबंधन की सुरक्षा वाले क्षेत्रों में भी यह चिंता का विषय है ना। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली चीन पर दबाव बनाया सारे देशों ने कि चीन जो है वो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता। तो इतना बड़ा बयान अगर किसी देश के विरुद्ध जारी होता है तो वो एक देश के लिए शर्म की बात होती है। तो ओबियसली चीन फिर अपनी रक्षा में कुछ कहता ही है। हालांकि जो 30 देश हैं नाटो के, उन सरकार और प्रमुखों ने चीन को प्रतिद्वंदी नहीं कहा, लेकिन इसकी दबाव वाली नीतियों पर उन्होंने चिंता बनाई कि चीन अपने हर पड़ोसी देश पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करता है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर एरिया में आके घुस जाता है, फिर बोलता है कि मेरा इलाका तो यहाँ तक था, जैसे घुस गया। वो हमेशा चीन की यही नीति होती है कि मैं 20 किलोमीटर तक हमारी सीमा में आ गया, फिर हम जब आते हैं तो वो क्या कहता है 10 किलोमीटर पीछे चला जाता है, बोलता है अच्छा ठीक है समझौता कर लेते हैं, 10
किलोमीटर मैं रहूँगा, 10 किलोमीटर का आप ले लो। भाई ये 20 किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी हमारा था, तुझे क्यों दे 10 किलोमीटर। तो हमेशा चीन यही करता है, 20 किलोमीटर के एरिया में अचानक से आके गाँव का गाँव बसा देता है और फिर बोलता है ये तो मेरा एरिया था, है ना। तो चीन मतलब दबाव ही बनाने की कोशिश करता है। ऐसा वो हमारे साथ ही नहीं है, अपने आसपास के हर एक देश के साथ में करता है। उन्होंने चीन के सेना के आधुनिकीकरण के अपारदर्शी तरीकों की सूचना नहीं देने पर भी चिंता जताई। उन्होंने ये बोला कि चीन अपनी सेना का इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, हमें नहीं पता वो परमाणु हथियार बना रहा है, क्योंकि उसके सभी तरीके जो है वो अपारदर्शी हैं। इस पर भी उन लोगों ने चिंता जताई। तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इसे आप याद कर सकते हो। अगर चाइना से रिलेटेड कोई भी जैसे निबंध आता है, कुछ भी आता है, तो हम इस तरह की जो खबरें हैं उनको यूज कर सकते हैं कि नाटो में भी चीन की जो दबाव वाली नीति है, चीन के अपारदर्शी सेना विस्तार की जो नीति है, अपने राज्यों में अपने जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो आक्रामक वाली नीति है उस पर चिंता जताई थी, उस पर बात की थी। ठीक है। अब दोस्तों बाइडेन सरकार जो है उसने जो G7 सम्मेलन हुआ था उसमें भी चीन की बात की थी। G7 में भी बाइडेन ने बोला था कि उइगर मुसलमानों को प्रभावित करने वाली जबरिया मजदूरी प्रथा और पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठा था। मतलब G7 में भी चीन की बेइज्जती हुई थी। G7 में भी बोला था कि एक तो उइगर मुसलमान हैं, उन पे चीन ज़बरदस्ती मजदूरी करवाता है, उनको बहुत बुरी तरीके से चीन अपने देश में रखता है और ये शिनजियांग प्रांत में रहते हैं और वहाँ पे मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता है। तो G7 में भी चीन के बारे में ऐसा बोला गया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि साझा बयान से वह संतुष्ट हैं, हालांकि ठीक है ये ऐसी बातें हमें नहीं पढ़नी है। बीजिंग की आलोचना ही उन्होंने करी थी चीन की। तो ऐसे कुछ खबरें, आप जब चीन के बारे में निबंध आता है, चीन के बारे में हमारी विदेश नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर मतलब इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं कि चाइना का हम ही विरोध कर रहे हैं क्या, या फिर अकेले चाइना से हम कैसे लड़ पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि सर हम ही नहीं पूरे विश्व पटल पर चाइना का विरोध कर रहा है, हम विश्व के साथ मिलकर चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। जैसे कि नाटो में भी चीन के बारे में बोला गया था, चिंता जताई गई थी। G7 में भी चीन के बारे में बोला गया था। तो ये सारी चीज़ें हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों, उम्मीद है मतलब आपको मदद मिलेगी अपने और क्वेश्चन तैयार करने में, इससे इंटरव्यू देने में भी मदद मिलेगी। हमारी विदेश नीति से रिलेटेड हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर इसमें सुधार की ज़रूरत है तो भी कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट करके बताया कीजिए, आपके कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। मुझे लाइक्स तो मैं देखती भी नहीं हूँ कितने लाइक्स आए हैं कितने नहीं आए, बस मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।